मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी लोग बाहर दरवाजे पे हैं या बाहर घूम रहे हैं, आपका अड़ोसी पड़ोसी अपलाइन डाउनलाइन अगर बाहर गए हैं किसी भी कारण से, तो उन्हें वापस बुला लीजिए तुरंत। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड्स। ये सेशन सुनकर अभी किसी को बाहर नहीं जाना है, पर ये सेशन सुनने के बाद सबके बहाने जितने हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे। क्योंकि कई बार ये जो बीमारी होती है एक्सक्यूजेस देने की, बहाना देने की, बहाना साइटिस, कि मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और तो और कल्पेश जी हम छोड़ते नहीं हैं उन लोगों को जो लोग स्टेज पे आ जाते हैं और अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। हम नीचे से ये सोचते हैं इसने तो इसीलिए कर लिया क्योंकि इसकी वाइफ ने जो सपोर्ट किया, मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट करे तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। हम खुद को ही समझाते हैं ये इसलिए पहुँच गया क्योंकि ये ना बड़े शहर में रहता है, मैं तो गाँव में रहता हूँ। ये इसलिए पहुंच गया क्योंकि ये इनके पास ना 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये बहुत लेटेस्ट और एकदम बढ़िया बहाना है। मेरे पास तो मैं तो सिर्फ 22 साल का ही हूँ, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये सारे के सारे जितने बहाने हैं ये किल हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं आपके इस सेशन के बाद। क्योंकि हम कुछ ऐसे चेहरों से मिलेंगे जिन लोगों ने वास्तव में कुछ कम समय में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। उन्होंने कर दिखाया कि यस इट इज पॉसिबल। और ये बात तो तय है, गांठ बांध लेनी चाहिए हमें इस बात की, दुनिया में आज तक नहीं हुआ, अनादिकाल से न कभी आगे होगा अनंत काल तक, कि सारे के सारे सफल हो जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा। और लोग हमारे इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, हाँ कितनों ने कमा लिया। अरे भाई बाहर की दुनिया में तो देखो, कितने IAS में निकल गए, कितने CA निकल गए, कितने इंजीनियर बन गए, कितने IIT में निकल गए, कितने लोग प्रधानमंत्री बन गए, कितने MLA बन गए, कितने क्रिकेटर बन गए, कितने फिल्म स्टार बन गए। वहां कोई क्वेश्चन नहीं करता है, यही सारे सवाल आते हैं। पर सफलता के सिद्धांत, सफलता के नियम हर इंडस्ट्री में वही है। हम कोई मार्स से नहीं आए, अलग प्लैनेट से नहीं आए हम, कि हम यहाँ पे और कोई हम बिजनेस दूसरे प्लैनेट से नहीं लेकर आए कि यहाँ सारे सफल हो जाएंगे। सब सफल नहीं होंगे, पर सफल लोगों ने क्या किया उसे करके हम जरूर सफल हो सकते हैं। यहाँ कुछ ही लोग यहाँ से निकलेंगे जो ठान लेंगे और वो स्टेज पर आ जाएंगे, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ से चले जाएं, वो नहीं करेंगे, नहीं ठानेंगे। पापा ने बहुत अच्छी बात बोली थी सेशन की शुरुआत में कल, कि अगर हमारे समझाने से किसी की समझ में आ जाए तो फिर उसके अपने कर्मों का क्या होगा। किसी के समझाने से कोई समझ में आता नहीं है, सबके अपने कर्म है। पर ये सही समय है जब हम सबका भाग्योदय हो गया है और हम अहमदाबाद के स्त्री मंदिर ऑडिटोरियम में आ गए हैं 3 दिन के लिए, और अब सफलता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। आइए सुनते हैं जो रियल लाइफ हीरो हैं, रील के हीरो नहीं है, उन रियल लाइफ हीरो से समझते हैं कि उन्होंने कैसे कम समय में एक क्राइटेरिया पूरा किया है। इसलिए हम उनको यहाँ पे 5 से 7 मिनट का समय देते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्हें सफलता पाई। मैं एक साथ सबके नाम ले रहा हूँ, यहाँ कुछ कुर्सियाँ हैं, मेरा नाम सुनकर, उनका अपना नाम सुनकर वो कृपया स्टेज पर आ जाएं। आपके अपनी तालियों के बीच मैं आवाज दे रहा हूँ, राहुल बिरादर, मंगलताई ठोसर, मंगलताई पुणे से, जयराम सैंडव जी, राहुल और उनकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस राहुल बिरादर दोनों, मंगलताई, जयराम सैंडव जी। मैं आवाज दे रहा हूं कमल परमार, ममता शाह। आपकी तालियां रुके ना, अभी तक स्टेज पे आई नहीं है। मंगलताई, राहुल बिरादर, कमल परमार, ममता शाह और जयराम सैंडव जी। थैंक यू। ममता शाह, ममता जी शाह, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले ही बात कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, ऐसा नहीं है कि इन ही लोगों ने सिर्फ अच्छा काम किया है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर हमारी अपनी लिमिटेशन है। हमने इसे शुरुआत किया था 2016 में गो क्राउन से, और उसके बाद ये सेशन हर एक इवेंट का पार्ट बन गया है, खासकर गो क्राउन और फैमिली रियूनियन का जो बड़े इवेंट होते हैं। तो इसीलिए
इनको इनवाइट यहाँ पर किया है, यही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी भी हम सुनना चाहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल मौका जरूर मिलेगा। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको यहाँ बुलाने में कोई भी पार्शलिटी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें भी 1 या घंटे या 2 घंटे बाद पहले ही पता चला है। एक एक्स्ट्रा चेयर प्लीज, मैं कंसोल से रिक्वेस्ट करूंगा। राइट, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। कमल जी अपनी चेयर खुद ही ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज नहीं तो कल सबको मौका मिलेगा, पर मैं ये बता दूं कि कोई पार्शलिटी नहीं करते हम इसमें। यहाँ तक कि इन लोगों को भी ये पता नहीं कि इनसे क्या सवाल पूछा जाने वाला है। इनको 2 घंटे तक पहले ये पता नहीं था कि ये यहाँ पर स्टेज पे आएंगे। इन्हें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप इतने बजे हॉल में रहें कृपया करके, कहीं कोई टॉयलेट के लिए, कहीं कोई चाय के लिए, कहीं इधर उधर बाहर ना चले जाएं, फोन पर बात करने ना लग जाए क्योंकि हम बुलाएं और आप उपस्थित ना हो। तो इसलिए इन्हें भी कुछ नहीं पता। हम चुपचाप बैकग्राउंड चेक करके अपनी उनकी अपलाइन से पूछकर उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं विदाउट एनी पार्शलिटी। और अगर आप इस पैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो बस कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरह शिद्दत के साथ काम करना है और विनिंग टीम आपको पहचान कर यहाँ पे इन्वाइट कर लेगी। हम शुरुआत कर रहे हैं। राहुल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक बार अपनी एज बता सकते हैं? सर रनिंग एज 25 है। रनिंग एज 25, 24 कंप्लीट किया है। यस, अभी जस्ट 25। आपने इस बिजनेस की शुरुआत कब की? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कब पता चला आपको? सर एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 4 साल से पता था, बट थोड़ी गलती हो गई। शुरुआत में कुछ इतना नॉलेज नहीं था तो अलग जगह घुस गए थे। बट 2019 में हमें वापस ये अपॉर्चुनिटी मिली सितंबर में। मतलब अभी तक तकरीबन हमें 2 साल हो चुके हैं अभी। और जब शुरुआत किया वेस्टेज में, मतलब 2 साल पहले से हमने शुरुआत किया सर। लगभग 2.5 साल हो गया। 2.5 साल, हाँ 2.5 साल हो गया। सितंबर में 3 साल हो गए। 3 साल पूरे हो जाए। राइट। तो कैसा रहा सफर आपका? कोई पहले से कोई बैकग्राउंड है? आपके फादर क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? सर एक्चुअली मेरे पिताजी का दूध का व्यवसाय, दूध का व्यापार है। वो एक्चुअली लातूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, महाराष्ट्र में। और मैं एजुकेशन के लिए पुणे में आया था। पुणे में मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुई, डिप्लोमा हुआ। फिर डिप्लोमा होने के बाद मुझे ऐसे ही एक कॉल आया, क्योंकि जॉब तो नहीं थे पुणे में ऐसे, तो मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ये एक 2 पहिए वाली कंपनी से कॉल आया था। फिर उस कंपनी में चला गया सर एजुकेशन के दौरान ही। फिर उस कंपनी के साथ जाते वक्त फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, वेस्टेज के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। और क्योंकि हमें भी पता है कि अलग है, हम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा भला ही कहा जाता है, तो हमने कभी इधर उधर देखा नहीं। फिर घर वालों से एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में आया और एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने करियर दे दिया डायरेक्ट सेलिंग को। मतलब जॉब भी लगी थी, जॉब मैंने तकरीबन 2 महीने की और 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, जो भी करना है तो आपके घर वालों ने, पापा ने रोका नहीं आपको? यहाँ कितने ऐसे हैं जो अंडर 25 है, यानी कि 25 साल से उनकी उम्र कम है? क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो 25 साल से कम किए हैं। आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। राहुल, आपने ऐसा क्यों सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग को आपको करियर देना है? आपके फैमिली ने रोका नहीं आपको? सर एक्चुअली मैंने ऐसा ही एक प्रोग्राम देखा था दिल्ली में पुराने कंपनी में, जब मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट ऐसे कुछ माहौल देखा था तो ऐसा लगा यार डायरेक्ट सेलिंग में कुछ तो बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जॉब में जाता था सर, मुझे 12,000 सैलरी थी स्टार्टिंग में। कितनी थी? 12,000 रुपये सैलरी। 12,000 रुपये? यस सर। फिर मैंने बोला यार 12,000 में अपना कुछ भी नहीं चलेगा, तो मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग करना है। और बाहर से मेरे दोस्तों के द्वारा घर में पता चल गया कि आपके बच्चे ने जॉब छोड़ दी है। और जिस दिन सर घर में ऐसे पता चला कि मैंने जॉब छोड़ दी है, उसके बाद सर मुझे आज भी याद है 2.5-3 साल मेरे मम्मी से और पापा से मैंने बात नहीं की। मतलब 3 साल मेरे मम्मी पापा ने मेरा मुंह भी नहीं देखा और मैंने भी उनका मुंह नहीं देखा सर। रहते आप एक ही घर में थे? नहीं, मैं पुणे में रहता था, वो गाँव में रहता था। अच्छा, वो गाँव में रहते थे, आप पुणे आ गए, आपने बात ही नहीं करी उनसे? एक्चुअली घर में पता चल गया तो मैंने डर की वजह से सर कॉल ही नहीं उठाया 3 साल उनके, जब तक मैं सफल नहीं हो पा रहा था। और 3 साल मतलब मुझे पता है, और घर वालों को मैं बात करता तो वो मुझे पता था कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इमोशनल कर देंगे, क्योंकि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग थी सर। मतलब पैसे इन्वेस्टमेंट करो, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी। और मुझे पता था कि मनी रोटेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन में थे पहले, मतलब जिसमें सिर्फ पैसा ले लो और उसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई रिपर्चेज नहीं है, उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में था। तो फिर घर वालों ने कहा अरे हमने ऐसे बहुत सारे, मतलब पहली बार पापा से जब बात की, मुझे नहीं पता था, पापा को पता चल गया। और पहली बार जब पापा से बात की तो पापा ने मुझे कहा कि तुझे मिलना है, तू कहाँ पे है? अभी मैंने पहली बार मेरे लाइफ में ऐसे देखा कि पापा ने मुझे ऐसे रूडली बात की। मैंने बोला मैं जॉब पे हूँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं छोटा सर, मुझे आज भी याद है 19 साल एज कुछ तो थी, और मैं जॉब पे बोला, मैं जॉब पे तो नहीं था। तो पहुंच गया मेरे विप्रो के कंपनी में, जहाँ पे मुझे जॉब लगा था पुणे में।
तो मुझे उनका वापस कॉल आया, मुझे पता चलेगा कुछ तो कांड बहुत बड़ा हो गया है। फिर सर मैंने पापा का कॉल उठाना बंद कर दिया। 1-2 दिन पापा मेरे बहन सिस्टर के यहाँ पे पुणे में रहे, फिर उन्होंने 2-3 दिन में मेरा कॉल नहीं उठा तो वो निकल गया, क्योंकि उनका काम तो जो व्यापार तो चालू था। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। एक बार मम्मी का कॉल आया, तो मैंने दिवाली का टाइम था और मम्मी का कॉल आया और मम्मी रो रही थी जोर से फ़ोन पे, बेटा तू घर पे आ जा, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, घर पे बहुत सारा पैसा है, पापा का बिजनेस है, तू ये कर ले, वहाँ पे मत जा। बट सर एक मतलब जो अभी मैंने आज बहुत सारे लीडर से भी सुना, जिसको डायरेक्ट सेलिंग की आदत लग गई वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब बाहर नहीं जाएगा। तो फिर मुझे वो दिन आज भी याद है सर, मम्मी रो रही थी, मैं दिवाली का टाइम था, मैं रोते बैठा रूम पे, मतलब जहाँ पे मेरा फ्लैट था पुणे में, रोते बैठा। और मुझे ऐसे ही एक लीडर ने कहा कि घर वाले इमोशनल करेंगे तो इमोशनल मत होना। फिर मैं एक्चुअली टूट चुका था, वापस स्ट्रांग हो गया, मैंने ठान ली कि घर वालों को कॉल नहीं उठाना। फिर एक दिन वापस पापा का कॉल आया, मेरे हिसाब से दिवाली के 2-3 दिन बाद कॉल आया और उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि तेरा और हमारा रिश्ता आज से खत्म, तुझे जो करना है तू कर ले, हमें पता है तेरी बर्बादी फिक्स है। अच्छा, बर्बादी फिक्स कर दी फिक्स है। पापा मेरे, मुझे आज भी रहते, मेरे पापा अभी भी सुन रहे होंगे क्योंकि लाइव उनका चल वो सुन रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा था तेरी बर्बादी फिक्स है, तू इसमें मत पड़, तू दूध बेच चलेगा बट तू ऐसे बिजनेस मत कर। तो मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगा, मैं सफल होऊंगा। बट सर वहाँ पे बहुत मेहनत करते थे, मुझे आज भी याद है सर। मैंने मतलब मैं अभी पुरुषोत्तम सर को सुन रहा था तो मेरी पुरानी यादें आ रही थी, क्योंकि हम सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, रात को 9-9, 10-10 बजे तक, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता हम लोग घर पे नहीं जाते थे, और वहाँ पे भी अच्छा मैं इनकम कर रहा था। बट एक बात ऐसी आई सर 2019 में, मुझे उठा के लेके गया देशपांडे सर के सामने, मुझे कई लोगों ने उठा के लेके गए, मतलब मुझे झूठ बोल के उनके पास लेके गया। मतलब मेरी रियल स्टोरी देखा जाए तो वेस्टेज की जर्नी ऐसी शुरुआत हुई, मुझे झूठ बोला गया कि आप मतलब मेरा कुछ तो उनका पर्सनल एक ये था, तो उनको आपको सिर्फ वहाँ पे 5 मिनट का काम है। बोला मैंने, देशपांडे सर मुझे हर बार टाइम क्या करते थे, लोगों के पे आउट भेजते थे यहाँ के यूथ के, फिर मैं क्या करता था, मैं मेरे उधर के पे आउट भेजता था, ये मेरे भी पे आउट है यहाँ पे, मतलब मैं ऑलरेडी पुरानी कंपनी में अच्छा इनकम कर रहा था। तो फिर मैं उनको मेरा पे आउट भेजता था, वो मेरा मतलब हमारी सामने कभी मुलाकात नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ तू 5 मिनट, मतलब मुझे उनके पास, मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं उनके ऑफिस के नज़दीक गया और मुझे कई लोगों ने उठा के डायरेक्ट ऑफिस में उनके सामने बिठाया। तकरीबन मुझे याद है सर 17 सितंबर 2019 की बात है, हमारी 4-5 घंटे मीटिंग चली। पहले तो मैं ऐसे अकड़ में बैठा था, अरे ये क्या मुझे बताएंगे, मैं तो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि सर 19 साल में 50,000 कमा रहा था उस टाइम, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 12,000 की सैलरी का और 50,000 कहाँ पे। और मैंने फिर सर के सामने मतलब बहुत आकड़ के मैं बैठा था, यार तुम कितना भी करो मैं टूटूंगा नहीं, जैसे खून में घुसा था XYZ। तो फिर मैंने बोला, फिर आखिरी में सर ने एक बात पूछी, तुम पैसे कमा रहे, तुम्हारे साथ कितने लोग पैसे कमा रहे? मेरे दिल में सर वो बात लगी, मेरे सच्ची मन में आया कि मेरे साथ एक पर्सन नहीं था जिसका पे आउट था। मैं तो पैसे कमा रहा था बट मेरे साथ एक भी बंदा नहीं था कि जिसका पे आउट था। तो फिर सर ने मुझे वही कहा कि इसके लिए तुम्हें वेस्टेज करना है। और मुझे याद है कि भैया के साथ मेरी बात करवा दी सर ने, तो मैंने सर को एक ही बात बोला। और सर एक बात ऐसी थी, वहाँ पे ट्रेनिंग ओवरपैक हुआ था, जहाँ पे मैं अदर ऑर्गेनाइजेशन में था। 17 सितंबर को मेरी ट्रेनिंग थी, जहाँ पे 100-150 लोग ऑलरेडी बैठे थे और मैं सर के कैबिन में बैठा था। और सबको ये लगा ये अभी सर अभी तक नहीं आ रहे, ट्रेनिंग तो लोग तो आ गए। फिर मैंने डायरेक्टली इसे और मेरे कई लीडर को मैसेज डाल दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे 2 दिन कॉल मत करना कोई भी, और ट्रेनिंग कोई तो कंडक्ट करना तो कैंसिल कर दो डायरेक्टली। तो फिर सर को मैंने एक ही बात पूछी, बहुत रोया सर, मुझे याद है आज वो दिन कि बहुत रोया, रात पूरी रोया था मैं, क्योंकि वो मतलब बहुत मैंने मतलब घर वालों से नहीं, मेरे पूरे दोस्त मेरे टूट गए इस इंडस्ट्री में आने के बाद, घर वाले छोड़ दिए, रिलेटिव मेरे को बोलने लगे ये फालतू चक्कर में पड़ रहा है इसके कॉल, मतलब इतनी निगेटिविटी मेरे बारे में फैलाई गई थी। सर को मैंने पूछा सर मैं पुराने कंपनी वालों को क्या कहूँ, या लोग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? तो सर ने एक ही बात मुझे उस दिन सिखाई कि बेटा एक ध्यान में रख राहुल, किसी ने भी तुझे पूछा तो एक बात बोलना कि तू पहले स्कूल में था, अभी तू यूनिवर्सिटी में आ चुका है और वेस्टेज एक यूनिवर्सिटी है। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ खुश हो गए, चलो यार अपना नेटवर्क है, हम क्या करेंगे, पुराने मेरी टीम को बुलाऊंगा। सर पुरानी टीम को बोलने के लिए गया और मुझे तो, मैं वेस्टेज में आया तो उस कॉन्फिडेंस के साथ, अरे ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। और जिस दिन सर दूसरे दिन मैंने सबको एक जगह पे बुला के लिया, मुझे लगा सब लोग आएंगे,
और सर सबने मेरे बारे में गलत गलत मैसेज फैलाना चालू कर दिया पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि सर महाराष्ट्र में सब जगह मेरी टीम थी उस टाइम। कोई नहीं आया आपके साथ? सर मेरे साथ सिर्फ 2 लोग आए थे, एक कीर्ति आई थी और एक अमूल बोल के जो 21 साल का, जो कृतिया वाइफ बन गई है, जो कीर्ति आई, वो भी एक्चुअली पुरानी कंपनी में हमारी वो आई थी, और हमारी एक्चुअली वो भी MBA HR है बाय प्रोफेशनल, और वो जॉब के लिए आई थी। और वहाँ पे उसने भी ऐसे बड़े मॉल में मुझे स्टेज पे से सुना था, तो हमारी एक्चुअली रिलेशन में आ गए। फिर कोई भी नहीं आया, ये इसने भी ना करेंगे। पर यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि आपको अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं करना जैसे राहुल ने किया। ये एक्सेप्शन है, कई बार ऐसा हो जाता है, पर ये सबके लिए नहीं है। तो सर एक्चुअली इसने भी शुरुआत में मुझे कहा कि अभी करना नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगी। फिर मैंने एक ही काम किया, मैं अभी कुछ नहीं, इसको तो लेके जाना पड़ेगा। फिर आखिरी दिन हमारे सर इतने झगड़े हुए, इसने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए, एक तो वो कंपनी नहीं तो मैं, मतलब वेस्टीज नहीं तो मैंने कहा मैं सर के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि सर मैं एक्चुअली बहुत परेशान था। पैसे कमा रहा था, बट वो जो पैसा आ रहा था ऑलरेडी जा रहा था उतना ही, क्योंकि लोगों के उत्ते में मतलब। अब आप वेस्टीज में आ गए, तो वेस्टीज में आगे सफर कैसा रहा? कितने महीने में कितनी क्या सफलता मिली? आपकी वर्किंग क्या रही? आपकी एज लगभग क्या थी? 21 साल थी उस समय जब आप वेस्टीज में आए? 22 साल थी आपकी एज जब आप वेस्टीज में आए। तो उसके बाद क्या रहा? आप लोगों के पास कैसे जाते थे, किसको अप्रोच करते थे, या सिर्फ यूथ को ही अप्रोच करते थे? पहले 6 महीने तो सर मैं पागल बन गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि वो अलग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर बाद में सर ने मुझे कहा कि 6, 36, 216 ये आपको फॉलो करना है, पहले आप कोर बन जाओ, आप गो गेटर बन जाओ। मुझे वो बात समझ में आ गई सर। फिर हमने कोर गो गेटर समझ में आ गया। यस। जितने लोगों को कोर गो गेटर अभी समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके समझ लें, क्योंकि ये वही करके यहाँ पे बैठे हैं आज। तो सर फिर एक बात समझ में आ गई कि हमें करना एक ही काम है। मैंने क्राउन क्लब भी माइंड में नहीं डाला, सिर्फ कोर और गो गेटर, कोर और गो गेटर, यही सिस्टम दिमाग में डाल दी सिर्फ, कि मुझे क्या करना है, मुझे एक को कोर बनाना है, उसको गो गेटर बनाना है। फिर उसके साथ हमने काम करना शुरू किया सर। पहले 6-7 महीने मुझे तकलीफ आई, बट एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि हम ज्वाइन हुए और लॉकडाउन आया। पहले मुझे आज भी याद है, मैं कहना चाहूँगा, हम सूरत में पहला FRU अटेंड किए थे, मुझे याद है आखिरी से 2 या तीसरे लाइन में था मैं, और उस FRU से मेरा एक्चुअली निर्णय हुआ था। तब आया था तो 3 लोगों के साथ आया, इस टाइम आया तो 40 लोगों के साथ FRU के लिए आया हूँ। बट एक बात अलग है, उस टाइम था पीछे बैठा था सर, अब आया तो अगले 4थे रो पे आ गया। सिर्फ फर्क इतना ही रहा उसमें कि शुरुआत में दिक्कतें बहुत आ रही थी, बट एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जैसे भैया ने भी कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग निर्णय ले सकते हैं। सर यहाँ से गए और लॉकडाउन चालू हो गया वापिस, मतलब पहले ही परेशानियां में थे और लॉकडाउन आके और परेशानियां बढ़ गई। फिर एक बेनिफिट था, ये सीखी हुई थी, मेरा एजुकेशन के डिप्लोमा था तो इसका नॉलेज नहीं था। तो इसने कहा, हम लोग जैसे विनिंग टीम ने पहली जूम मीटिंग की, मुझे कुछ भी नहीं, मतलब एक्चुअली जूम भी मैंने ओपन नहीं किया था, तो हमने जूम ऐप ओपन किया। फिर हमने प्लान शो चालू किए जूम के द्वारा। मतलब मैं आज सर कहूँगा कि मेरी जितनी भी टीम है, 99% टीम पूरी ऑनलाइन के द्वारा मेरे साथ जुड़ चुकी है। 99%। आप किसी को जानते नहीं थे पहले से? सर मेरा पूरा नेटवर्क, 2 लोग छोड़ गए, मतलब ये 2 लोग भी अननोन ही है मेरे लिए। 100% नेटवर्क सर कोल्ड कॉलिंग पे, 100%। एक भी मेरा नज़दीक का दोस्त नहीं है आज बिजनेस में, क्योंकि पुरानी कंपनी में सर पूरा मैं खो चुका था। ना रिलेटिव है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार, कोई नहीं है आज मेरा इस बिजनेस में। कैसे करते हैं कोल्ड कॉन्टैक्टिंग, कैसे करते हैं? थोड़ा सिखा दीजिए, आज बहुत सारे लोग बैठे हैं। सर कोल्ड कॉलिंग जैसे कि हम लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट आती है तो पोस्ट पे हमें नंबर मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो हम लोग उन्हें डायरेक्टली कॉल करते थे। जैसे अभी मुझे किसी का भी, मैं ये नहीं देखता था कि कौन से पोस्ट पे नंबर है, सिर्फ नंबर मिल जाए बस, नंबर 10 डिजिट दिखते हैं, 10 डिजिट मिल जाए बस। तो वो डिजिट मिल रहा है तो मैंने एक काम शुरुआत किया सर, उसके ऊपर कॉलिंग करना शुरू किया। फिर मैंने एक सिस्टम उसमें लगाई थी। अभी जैसे कि कोई पर्सन है, मैं उसे कॉल करता हूँ तो डायरेक्टली मैं उसे कॉल करता हूँ, सर नमस्ते, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के द्वारा आज हजारों लोगों के लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आज रहा है। और सर हमें ऐसे पता चला है कि आज आपको भी कई इनकम सोर्स की जरूरत है। तो वो ये नहीं बोलता MLM तो नहीं है, वो मेंबर बनाने का काम सर मेरे को नहीं करना। शुरुआत में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आई, बट लॉकडाउन में ऐसी चीज थी कि लोगों को जरूरत ही थी। हम ऐसे चीज सिस्टम में कौन, क्योंकि लॉकडाउन में सभी को पैसे की जरूरत थी और सभी को घर से कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे एक बात तो पता चली कि सब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखना तो जूम पे आएगी, ढूंढ रहा है, और हमारा एक ही काम था कि उसको कुछ भी करके सिर्फ जूम पे लाना है। ये हमने माइंड में सब लीडर लोगों ने फिक्स किया था। और जब वो जूम पे आता था तो उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप पे लिंक भेजते थे? व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते। पहले हम लोग उन्हें कहते थे कि आप इंटरेस्टेड होगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज डालिए, नहीं होगे तो मुझे बता दीजिए, मेरे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट बाकी है, आपको नहीं है तो ऑलरेडी लोग वेटिंग पे।
ये लाइन, ये हाईलाइट करने की लाइन है, अंडरलाइन, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हाई भेजे, वरना हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं जिनको हमको इनवाइट करना है। सामने वाले की ईगो भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, हमें किसी की ईगो हर्ट नहीं करना है, पर उसे ये बता देना है कि हमारे पास बहुत सारे और, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे और अपॉइंटमेंट्स हैं, प्लीज़। तो फिर सर हमने देखा उसमें रेशो बहुत बढ़ने लगा, मतलब मैं ग्रुप पे भी हर टाइम शेयर करता था। कोविड में हमारी एक भी मीटिंग सर 100 लोगों के नीचे कभी हुई नहीं आज तक। सब नए लोग, सब नए लोग, एवरी 100 लोग नए लोग, 100 लोग नए लोग एवरी टाइम होती थी। कभी कभी मैं सर से रिक्वेस्ट करके उनकी लिंक मंगाता था, क्योंकि मेरे मीटिंग में तब लोग मतलब लिमिट कम थी और लोग ज़्यादा हो रहे थे। सही बात है। तो फिर सर वो एज इट इज हमने शुरुआत की। फिर उसमें सर पहले 3-4 महीने में जो कुछ भी मतलब जो परेशानी हमारे दिमाग में बैठी थी बिजनेस कैसे करे, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली चल पड़ा उसमें, क्योंकि लोग आने शुरू हो गए। और सर फिर वही करते करते फिर बहुत सारे वापस टीम आई, टीम गई, ये दिक्कतें तो शुरुआत हुई। ऊपर नीचे होता है, ये बिजनेस है। यस, बट सर आफ्टर कोविड के बाद जब हमने एक देखा तो सर हमने एक्चुअली सर मैक्सिमम मेरा 90% बिजनेस हमने एग्रीकल्चर में खड़ा किया था, क्योंकि मैं गांव में था उस टाइम। और मुझे एक बात पता, क्योंकि कोविड के वेस्टेज में आने के बाद तो हमारा सब घर वालों ने एक्सेप्ट कर दिया था, मतलब वेस्टेज में आने के बाद, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट इतना है, मतलब हमारी शादी भी वेस्टेज के प्रोडक्ट की वजह से हुई है। ये हमारे पास हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि एक रियलिटी हमने देखा जाए तो घर वालों को पॉजिटिव करने के लिए हमने कई वेस्टेज के प्रोडक्ट शेयर किए, सर के साथ बात करवा दी। और सर को मुझे याद है, मेरे पापा का सर को रात को 1 बजे कॉल आया था, क्योंकि सर के बारे में पापा को पता था। तो मेरे पापा ने उनको कहा, सर मैं आज पूरा फ्री हो गया कि मेरा बेटा आपके पास आ गया। जो बुरी अप्लाइड मेंटर की इसीलिए जरूरत है, एक अप्लाइड मेंटर इसीलिए जरूरत है कि हमारे घर वालों को भी, जो घर वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आज एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए अपनी अप्लाइड मेंटर के साथ उनका। वो उनको भरोसा दिलाएंगे कि यू आर इन सेफ हैंड्स, आपका बच्चा या आप खुद सेफ हैंड्स में है। तो सर फिर उसी दौरान फिर हमने एग्रीकल्चर में काम करना शुरू किया। सर आज देखा जाए तो मेरे पास तकरीबन ऑल ओवर महाराष्ट्र में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे मेरी टीम नहीं है। आज महाराष्ट्र में एवरी डिस्ट्रिक्ट में सब जगह पे आज मेरे लोग वर्किंग करते हैं। और तकरीबन अभी तक सर मैंने 28,000 लोगों को प्लान दिखाया है। 28,000 लोगों को प्लान दिखाया है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन में। सर अभी कल ही एक्चुअली ये प्राउड फील बात है सर, वेस्टेज क्यों करना है इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा। कल हम लोग यहाँ पे बैठे थे सर, और पिछले हफ्ते हम यहाँ पे आने से पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी कोल्हापुर में। और सर उस मीटिंग के वीडियो न्यूज़ चैनल पे आ गए कोल्हापुर के। सर हम दोनों यहाँ पे रो रहे, मतलब हमारे आंखों में पानी आ गए कि पिछले एफआरयू में आए थे तो हम लोग पीछे बैठे थे। सर अभी बस मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स है, न्यूज़पेपर में भी उस मीटिंग्स के फोटोग्राफ आ रहे हैं, आज न्यूज़ चैनल में। मतलब एक बात हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर इसके द्वारा सर आज देखा जाए तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमने काम खड़ा किया। और वो करते करते मतलब आज जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे टीम खड़ी होती है। सर कभी कभी ऐसे फील होता है कि कहाँ पे भी जाते तो लोग मिलने आते हैं। और एक टाइम ऐसा था हम लोगों के पास जाते तो लोग भाग के जाते थे, मतलब जहाँ पे भी जाते थे। राहुल, क्या आपका एवरेज चेक है, क्या हाईएस्ट चेक रहा आपका वेस्टेज से? सर कोविड का टोटल इनकम है हमारा दोनों का मिला के 12.5 लाख रुपए, और अभी तक का वेस्टेज का टोटल इनकम है हमारा 18.5 लाख रुपए 2 साल का टोटल। ये लगभग 2 से 2.5 साल के समय में? यस, कोविड का तो है हमारा दोनों का मिला के 12.5 लाख रुपए इनकम हुआ है अभी तक। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल, आपको आपके पति पे गर्व है? बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं आपको लगता कि यार ये क्या काम करते हैं, पता नहीं, दुनिया के लोग तो सब जॉब करते हैं, कोई और बिजनेस करता है, पर ये क्या काम है? ऐसा तो नहीं लगता? आपने भी किया है हालांकि ये बिजनेस में आप थे और आपको आप भी मिले इस बिजनेस के थ्रू, पर ऐसा तो नहीं लगता कि आप कोई अनस्टेबल काम कर रहे हैं? इनसिक्योरिटी फील तो नहीं होती आपको? बिल्कुल नहीं होती सर, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में उनसे मिली थी तब उनका ऑरा ही ऐसा था कि उनको देख के मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुई थी। तो जब भी मैं उसके बारे में बात करती तो मेरे सच में आंखों में आंसू आ जाते कि इतना प्राउड फील होता है। हर बार होता है सर ऐसा, उसके बारे में बात करूँ तो रोना ही आता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इससे आप जान सकते हो कि कितना प्राउड होता है मुझे इससे। और आप किस तरह सपोर्ट कर रही हैं अभी राहुल को इस बिजनेस में? समय हर कदम पे उसके साथ हूँ, मतलब मेरा MBA हुआ है, मैंने अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। कहाँ पे? एक बार माइक दीजिए। एक्चुअली ये जब मैंने वेस्टेज में आया तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया था, बी फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। हाँ, अब सही बात निकल के आई है। और फिर ये गई जॉब के लिए, तो मैं सर को बोला सर वो जॉब करना चाहती है, सर ने बोला करने दो कोई दिक्कत नहीं है तुम वेस्टेज कर लो।
फिर सर उसको क्योंकि उसका एजुकेशन अच्छा हुआ था ऑलरेडी, अच्छे यूनिवर्सिटी से वो पास आउट है, तो उसको MBA HR थी पुणे में, उसको टाटा कम्युनिकेशन में जॉब भी मिला। और शुरुआत में हमारा पे आउट भी थोड़ा सा नीचे ऊपर गया, तो उसको 42,000 सैलरी हो रही थी, तो उसमें हमने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो ऐसे करते करते उसको मतलब एक्चुअली हेल्प तो आज देखा तो हम दोनों करियर एज अ फुल टाइम इसमें आज हमारे साथ पूरी टीम हमारे साथ फुल टाइम में वर्क कर रही है। बट आज भी आज की शुरुआत में इसने भरोसा नहीं रखा था, बट जैसे जैसे वेस्टेज का मेरा एक पे आउट आया 61,000 उसके 6 महीने के बाद में, मतलब वेस्टेज का 6 मंथ का मेरा पे आउट था 61,000 रुपीज़, और उस टाइम 6 महीने में 61,000 पे आउट आया था मेरा पहले 6 महीने में। यस, पहला चेक सर मेरा 328 रुपये था, दूसरा चेक 750 रुपये था, तीसरा चेक 4,500 रुपये था, चौथा चेक मेरा 6,000 के लगभग था, 5वें महीने में मैंने स्टार किया था, और 5वें महीने में स्टार किया था, और 6ठे महीने का चेक मेरा 61,000 क्रॉस हुआ। 6 महीने में 61,000 रुपीज कोविड में सर, फर्स्ट 6 मंथ्स, और जब तक कोई जब आया नहीं था। यस। तो सर मतलब एक्चुअली आज देखा जाए तो पूरी मतलब हम लोग जहाँ पे भी प्लान दिखाने जाते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं, हम दो लोग जाते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। और आउट ऑफ महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र में बाहर के जो प्लान होते हैं वहाँ पे मैं अकेला जाता हूँ, और ये सिटी के पूरे प्लान ये अहमदनगर में सब जगह ये पूरा प्लान ये हैंडल कर। अच्छा, आप एक बार मैंने और बात की थी आपसे, तो मुझे पता चला आप लोग मास कॉलिंग करते हैं। यस। तो मास कॉलिंग कैसे करते हैं एक बार बता दीजिए, कितने लोग बैठते हैं एक साथ एक जगह पे और कैसे कॉल्स करते हैं, कितने लोगों को टच करते हैं और कितने लोगों की इधर मीटिंग करते हैं? एक्चुअली सर यहाँ पे मेरा पूरा ग्रुप आया है अहमदनगर का। हम लोग क्या करते हैं कि हम जहाँ से भी नंबर मिलता है हमें नंबर का, हम सर जाते जैसे रास्ते पे बोर्ड पे भी नंबर दिखा तो वो नंबर हमारा, रास्ते में बोर्ड पे नंबर मिला तो वो नंबर, कृषि सेवा केंद्र दिख गया वो नंबर हमारा, टेलर वाला दिख गया वो नंबर हमारा, जहाँ पे नंबर दिख गया वो नंबर हमारा होता है। मतलब 10 डिजिट का जो नंबर है वो इनका है, वो हमारा है। बाकी सर उसका प्रॉब्लम है करना नहीं करना है, हमारा प्रॉब्लम है प्लान दिखाना है, ये बात है। और एक बात तो पक्की है सर, अपना ज्वाइन नहीं होता पर पराया पक्का ज्वाइन होता है, क्योंकि उसका दर्द उसको ही पता है। और हम लोग सर एक ऑब्जर्व हम लोग हर टाइम करते थे, मतलब आज मैं अमोलिया खेती हम लोग एक ऑब्जर्व करते हैं, जिस दुकान में भीड़ नहीं है वो नंबर अपना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसके पास जिसके अभी कोई कटिंग वाला है और उसके पास भीड़ नहीं है तो नंबर वो हमारा है। तो फिर हम लोग उसे कॉल, जैसे अभी मैंने कॉलिंग की, सब लोगों को हम लोग नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब लोग उसके ऊपर कॉलिंग करते हैं, एवरी लीडर्स। अच्छा, नाम पता हो चाहे नहीं पता हो, नहीं पता कोई नंबर चाहिए। नाम तो हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे ट्रू कॉलर से नाम तो ऐसे भी निकल जाएगा। और फिर हम लोग उसे कोल्ड कॉलिंग बताते हैं। सर कितने लोगों को आपने, कितने लोग बैठ के कितने लोगों को कॉल किया? सर अभी हमारा एक ग्रुप अहमदनगर में जो ग्रुप बैठता है वो हमारे मतलब 10-12 लोग डेली रहते हैं, और उसमें से देखा जाए तो हर रोज सबको 20-20 कॉल, अभी कोविड से तो हमने ऑनलाइन चालू किया है सब, फिर ऑल महाराष्ट्र की जो जहाँ पे भी टीम है सर हम सबको नंबर प्रोवाइड करते हैं। जो नंबर कहाँ से भी आन दो, नंबर आ गया ना वो नंबर प्रोवाइड करो, और नंबर प्रोवाइड करके कॉलिंग करना सिर्फ उनको। कॉलिंग करने के बाद आपका काम सिर्फ मीटिंग में लाना है, और मीटिंग में लाने के बाद तो सिस्टम काम कर देगी, उस सिस्टम का जो काम है वो। तो सर उसका रेशो हमने देखा, कोविड में बहुत बड़ा रेशो हमारे पास आया, इतनी बड़ी टीम बन गई सर कोविड में, मतलब आज भी हम लोग सर जा रहे हैं जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे टीम, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं रहा महाराष्ट्र में जहाँ पे टीम नहीं है आज। तो अभी कोविड के बाद भी अभी ये काम कर रहे हैं मास कॉलिंग वाला? सर अभी एक्चुअली उसमें देखा जाए जहाँ पे हमने कोविड में काम किया था वहाँ पे अभी हम लीडर लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे कोई भी एक सिंगल बंदा है वहाँ पे जाना, उसके हाउस मीट, क्योंकि अभी तो सर अब वो बेस खड़ा हो गया, उसके बाद अब डेप्थ बिल्डिंग चल रही है। यस, अभी हाउस मीटिंग के ऊपर सर जोर लगा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे भी जाते हैं हाउस मीटिंग इतनी बढ़ रही है, मतलब सर मैं कोल्हापुर में जब भी जाता हूँ, जैसे सर दिन के मेरे 12 प्लान होते हैं आज भी, सुबह के 12 प्लान। यस, यहाँ पे सब लोग हैं सर मेरे प्रूफ के लिए। सुबह 6 बजे हमारा पहला प्लान शुरू होता है, रात का 12, 1, 2 कोई मैटर नहीं, सुबह 6 बजे। यस, लोग उठते नहीं, आप प्लान दिखा देते? किसान उठ जाते हैं, किसान उठ जाता है तो एग्री पे काम हो सकता है। यस, किसान उठ जाते हैं, बाकी कोई नहीं उठता तो किसान उठते हैं, और जो उठा है उसके साथ चालू हो जाते हैं। यस। और सर एक्चुअली वो नहीं, हम पहले ही अपॉइंटमेंट बोल देते भाई, मतलब एक्चुअली सर हम लोग वैल्यू क्रिएशन बहुत रखते हैं। वैल्यू क्रिएशन मतलब मैं इनकी मीटिंग लेने जा रहा हूँ तो मैं इन्हें कहता हूँ कि आप उन्हें कहना कि मेरे अपलाइन आने वाले, तू टाइम पे तैयार रहे, मेरे अपलाइन टाइम पे आएंगे। तो वैल्यू रहने की वजह से आगे वाले के सामने हमारी इमेज स्ट्रांग बनती है, और जब भी हम जो भी प्लान बताते हैं ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग निकल जाती है उसके वजह से। और सर इसका एक बेनिफिट होता है कि मतलब हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, बट मतलब एक्चुअली टूल्स ये बहुत, मैंने आपको भी अभी डाला सर, जितने भी लोग हैं सबने आज टूल्स ले लिए। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आज कितने रुपए के टूल्स खरीदे आप? सर आज 25,000 के टूल्स अभी ले लिए मैंने, और अभी हमारे अभी जाने के बाद हमारा टारगेट है 1 लाख रुपए के सबके मिला के टूल्स मंगवाने।
आज इन्होंने 25,000 के टूल खरीदे हैं बाहर से, मुझे फोटो भेजी थी इन्होंने। अभी आपने लिया कि नहीं लिया अपनी टीम के लिए निर्णय, आपने खुद अपने लिए, ये निर्णय आपका अपना होता है, टीम तो फॉलो करती है। राहुल ने डिसाइड किया कि मुझे 25,000 के टूल्स लेने हैं, ये निर्णय लिया, टीम ने फॉलो किया, और अभी जाके 1 लाख रुपए के ऑर्डर करने वाले ये सभी सबकी मिला के हम लोग 1 लाख के ऑर्डर वापस ला और रहे हैं। सबकी लेकिन राहुल, दिया। वो समय था जब तुम टूल को फॉलो नहीं करते थे, तुम टूल्स लेते नहीं थे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। वो कैसे टर्निंग पॉइंट आया जब टूल्स लेना शुरू किया तुमने? ये सर एक समय ऐसा था जब आप फॉलो नहीं करते थे सिस्टम को, या टूल्स नहीं लेते थे, टूल को प्रमोट नहीं करते थे, उस समय में क्या नुकसान आपने झेला और अब वो क्या बदल गया? सर एक्चुअली एक बात देखा ये जाए मॉनिटर थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहा है, स्टेज का मॉनिटर कंसोल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं इसीलिए उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दी, थोड़ा मॉनिटर एक बार चेक कीजिए प्लीज, थैंक यू। एक्चुअली सर पहले टूल्स नहीं तो मैं सच ही बोलता हूँ, मेरे पास लीडरशिप कभी क्रिएट नहीं है विदाउट टूल्स, कुछ भी। मतलब आज हमने, मुझे याद है हमारा जो भी बिजनेस आज खड़ा हो रहा है, लीडरशिप जो खड़ी हो रही है वो सीईपी के ऊपर हो रही है, टूल्स कुछ भी नहीं थे सर। मतलब मैंने ही एक्चुअली, मेरी सबसे बड़ी गलती मैं आज सबके सामने कबूल कर सकता हूँ कि मैंने टूल्स एक्सीलेटर में लिया था सर, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। बट जब मैंने टूल्स लिया सर, उस दिन पता चला टूल्स में बहुत ताकत है। अरे ये तो बिजनेस बहुत सिंपल है, मतलब हम दोनों हर टाइम एक दूसरे को बोलते हैं अरे इतना सिंपल बिजनेस हमने क्यों इतना मुश्किल कर लिया। मतलब ये हमारा, क्योंकि भैया ने हमें मुंबई में कहा था कि टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने संदीप सर से हमारे लिए एक टूल ले ली। मैंने जाने के बाद पहले हमने पूरे टूल्स देख लिए, हमने गेट स्टार्टेड एवरी डे पढ़ते हैं हर रोज। पहले सीईपी शुरुआत होने से पहले हमने क्या किया, गेट स्टार्टेड पढ़ना शुरू किया, और उसमें जो भी बोला जाता है, एक बात मुझे बहुत पसंद है उसमें, खुद का दिमाग मत लगाओ, जो उसमें कहा गया है। तो फिर उसमें से सर सीईपी में आज लोग अट्रैक्ट हो गए। आज मेरे ग्रुप में भी सीईपी, जो सीईपी 1 साल 2 साल सीईपी नहीं थे, आज सबके पास सीईपी आना शुरू हो गया, आज टूल सभी के पास आ गए। मतलब मैं अभी कीर्ति को एक ही बात बोला सर वहाँ पे, कीर्ति यार अपन तो अभी छूट पड़े क्योंकि सबके पास टूल्स आ गए, क्योंकि मेरा काम था उनके पास सिर्फ टूल्स भेजना, अभी सिस्टम काम करने वाली यहाँ पे, और अभी तो इतना भरोसा हो गया कि सिस्टम में बहुत ताकत है। राइट, थैंक यू सो मच राहुल। आपने राहुल की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी तक अगर आपने टूल्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है, या आप सोच रहे थे कि टूल के पैसे बचा लें, तो पैसे बचाने से बहुत सारे पैसे नहीं आएंगे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा टूल्स पे, सीईपी पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हर एक आदमी को एक ही बार तो खरीद रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बार बार खरीद रहे हैं, हर एक आदमी को एक बार खरीदना है, उनसे सीखना है और उसी को प्रमोट करना है। थैंक यू सो मच राहुल और कीर्ति। मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, जयराम सेंदर जी को माइक दे दीजिए प्लीज। जयराम जी, आप एक सीनियर लेवल पे यहाँ पर हैं। देखिए, जितने यहाँ पे एक क्राइटेरिया है पैनल में आने का, डायमंड एंड अबव को ही हम इनवाइट करते हैं पैनल में। जयराम सेंदर जी को मैंने इनवाइट किया है। जयराम जी का लेवल है डीसीडी, आप डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। पर जयराम जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ कैसी रही, बैकग्राउंड कैसा रहा, इस बिजनेस में आप कैसे आए, छोटी सी जगह से आप बिलोंग करते हैं, कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ? भैया मैं उज्जैन से हूँ, और उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, उज्जैन जिले की लास्ट बाउंड्री है। आज भी 50 साल पीछे है लगभग। अगर कोई शूटबूट में चला जाए तो ऐसे लोग रहते हैं हाथ भर के, वो इनर में उनको पहुँचाएगा वहाँ से, ये कंडीशन है। कोई लोग नए नए पहले आते थे तो वो जैसे माकड़ों एक ब्लॉक पड़ता है, तो अगर कोई वो कीमती चीज़ है जैसे वॉच भी है तो वहाँ पर रख करके फिर आते थे। जैसे कोई अधिकारी किसी भी मॉनिटरिंग के लिए भी आते थे, तो ये ऐसे बैकग्राउंड में मेरा जन्म हुआ है। और मेरी फैमिली की बात करें तो हम 5 भाई बहन हैं और बहुत पुअर फैमिली से। वो बात अभी 2-4 महीने के बाद जो भी DU सिटी जाएंगे तो पूरी बताएंगे उसमें। तो थोड़ी सी बताइए कैसा क्या बैकग्राउंड है आपका? 6-7 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, मेरे फार्मर किसान हुआ करते थे, और ज़मीन ऐसी जगह हुआ करती थी जो जंगली जानवर रहते हैं। मतलब मेरी खुद की आदत ऐसी हो गई थी कि मैं कभी कभी किसी के यहाँ रिलेशनशिप में मेहमान जाता था तो मैं रात को भी चिल्लाता था वो, क्योंकि वो जंगली रोज आते थे और रात को भी फसल को नष्ट कर देते थे। तो मैं दिन में जैसे जॉब भी करता था या पढ़ाई भी करता था, तो पढ़ाई करने के बाद में मैं खेत पे जा कर के जो भी खेती का काम रहता था छोटा मोटा, मेरे माता पिता का उसमें वो काम हाथ बटाता था। मैं पढ़ाई नौकरी होने के बाद में भी पढ़ रहा था, और मेरी पूरी पढ़ाई लगभग शासकीय स्कूल में और हॉस्टल में होगी। मतलब मेरे ऊपर खर्च नहीं हुआ, मेरे ऊपर कहीं 500-400 रुपये जो खर्च होता था फीस का इकट्ठा कहीं आता था तो वो मैं घर वाले से लेता था। नहीं तो मेरी लगभग कॉलेज तक पढ़ाई ऐसे ही चली हॉस्टल में। और जब पढ़ते टीचरशिप की जॉब निकली तो मैंने आवेदन किया तो भाग्य से जॉब लग गई। तो मैं और कुछ तैयारी करना चाहता था, तो पुअर फैमिली से थे, तो मेरे भैया ने मम्मी पापा ने उन्होंने क्या कि
पहली बार जॉब लगी तो ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो संविदा बेस थी और वर्ग 2 में लगा था। उस समय 3500 रुपये मिला करते थे। ये कब की बात है, कौन सा ये साल? 2001 की बात है भैया। 3500 रुपये मिलते 3500 रुपये। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब मिलेगी तो आपसे और खर्च लेना पड़ेगा। और घर की ऐसी स्थिति नहीं थी, हम समझ सकते हैं। घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि घर वाले सपोर्ट कर पाए। तो मेरे बड़े भैया आए, उन्होंने कहा नहीं, आप अपना समय लीजिए। मैं कंसोल से रिक्वेस्ट करूंगा पानी की बोतल्स और टिश्यू पेपर यहाँ रखवा दें प्लीज़ पोडियम पे। जी। तो घर वाले मम्मी पापा ने और बड़े भैया ने उन्हें समझाया कि पहली जॉब है, ठुकराना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तू ऐसा करके तेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना, और उसी गांव में स्कूल खुल रहा था, मिडिल स्कूल, तो तू यही ले ले। मैंने चलो ठीक है, घर पे कम से कम रहेंगे तो ये जितनी आ रहा है ये तो बचेगा। तो मैंने गांव पर वही लिया। उसके बाद में क्या कि घर पे अपन देखते तो स्थिति ऐसी थी, तो आगे की पढ़ाई को फिर मैंने पढ़ते पढ़ते कंटिन्यू किया। वैसे मैं MSc हूँ, MA हूँ, DED हूँ, BEd हूँ, हिंदी मुद्रा लेखन हूँ, सब जॉब में आने के बाद में किया। मतलब बहुत सारी जो डिग्रियाँ शिक्षा विभाग में होती है वो कोई नहीं छूटी हुई। तो सब आपने पढ़ाई की? वो सब मैंने जॉब के साथ में पढ़ाई की, उसके साथ में मैं खेती में भी हाथ बटाया करता था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कब आया आपके पास? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इससे आया कि मैंने 10-12 साल जैसे गांव में ही जॉब कर रहा था। फिर 2004 में 3 में शादी हो गई, 4 या 5 में बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चा उसके नाना के यहाँ पर, मामा के यहाँ पर ही मतलब बड़ा हुआ अधिकतर। फिर जब उसकी एजुकेशन की बात आई तो मैं उज्जैन शिफ्ट हो गया। उज्जैन से थोड़ी सैलरी भी बढ़ गई थी, क्योंकि 10-12 साल हो गए थे तो 25-30 हज़ार रुपये आने लग गए थे। मैं उज्जैन से जब स्कूल के लिए जाता था तो मैं प्रकाश जी मेरे अपलाइन स्पॉन्सर, उनके घर के सामने से जाता था। ये कब की, कौन से साल की बात है? ये 2016 अप्रैल मई जून की बात है। पर मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया था। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर आप स्कूल जाओगे कल? मैंने कि जी सर, कि मैंने मेरे घर की एक दुकान का ओपनिंग रखा हुआ है, मैं किराने की दुकान डाल रहा हूँ और उसमें मैंने ऐसे सवाल पार रखा है, तो एक थोड़ा बहुत समय निकाल लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो मैंने कि ठीक है, जा तो रहे उधर से। तो इन्होंने बुलाया तो मैं स्कूल से जल्दी आ गया उधर से। तो वहाँ पर देखा कि वहाँ 30-40 लोग बैठे और विक्रम मालविया जी का ही इंतजार कर रहे हैं। फिर वहाँ आकर के मुझे पता चला कि यहाँ पर काय की दुकान, तो वेस्टेज की मीटिंग है। तो मैं इस चीज़ से क्या कि कुछ परिवार में रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने ऐसी पता नहीं चिट फंड मनी सर्कुलेशन को कंपनियां कर रखी थी, मुझे जानकारी थी नहीं, मैं क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। तो उनको कोई सफलता नहीं, कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस नहीं? हाँ मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको देखा था तो उनको कोई सफलता नहीं मिली थी, तो दिमाग में नेगेटिविटी थी कि ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों की है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, या बिल्कुल ऐसे उठे गिरे निकम में इस प्रकार के लोगों के लिए। दूसरी ओर थर्ड ये बन गई कि मैं वेस्टेज को वेस्टेज के नाम से बोलता था कि मेरे गाँव, हाँ पहले से इसलिए बोलता था कि मेरे गांव में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कुछ निम्न तबके के थे, उनके पास में मैंने वेस्टेज की साबुन यूज़ करते हुए देख लेते, उनको 3rd क्लास का यूज़ कर रहे होंगे, वो मेरे हिसाब से मैंने यूज़ नहीं किया। वहाँ मीटिंग में गए तो हमने मालविया सर ने बुलाया, तो वहाँ जैसे ही मीटिंग चालू हुई और हम इससे नेगेटिव थे, उठ करके वहाँ से एक जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ से बाहर के एक पेड़ के नीचे हम 10-12 टीचर आकर के खड़े रह गए। वो मालवीय जी को कोसने लगे कि अपना समय बर्बाद किया नहीं, रोका नहीं। फिर उन्होंने बोला कि यार खाना ना बन गया, तो इससे वहाँ पर और कुछ भी चर्चा। मालविया सर ने कुछ डेमो में बताया था, तो उन्होंने थर्माकोल और फ्लेक्साइल का डेमो बताया था। तो वहाँ आकर के 2-4 लोग और आए हमारे जो वहाँ बैठे थे, यार गजब का प्रोडक्ट था यार, कि उन्होंने ना थर्माकोल को गला दिया। अरे मैंने को खा लेंगे अपन तो पेट में कुछ हो जाएगा, किसी के चक्कर में आकर सी बेकार सी बातें रहती है। मतलब आपने तो कर दिया था, आपने नेगेटिव और कर दिया। बहुत लोगों को नेगेटिव किया, उन्होंने सर को बहुत कोसा इनको कि समय 2-3 घंटे बर्बाद किए। फिर मैंने बोला रिक्वेस्ट की थी, हम जाने लगे कि सर भोजन तैयार हो गया, खाना खा के जाना। हमने खाना खाया ना, हम निकल गए। फिर 2-4 दिनों फिर प्रकाश सर का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन उज्जैन किसी काम से आए होंगे तो घर पे आ गए, तो सर फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे को पता नहीं यार सर, मैंने जानबूझ करके नहीं उठाया, मेरे को हो सकता है साइलेंट होगा, उनकी मीटिंग में होगा, मैं तो नहीं उठाया होगा। तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट मेरे को दिए थे, मैंने को चलो इनको यूज़ करो सर। इन्होंने कुछ 1-2 चीज़ें मेरे को चाहिए थी, तो मैंने
कोई परफ्यूम वर्फ्यूम ने, हेयर ऑयल ने, कोई शॉप वॉप ने, ऐसे 2-4 प्रोडक्ट मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लगे वो। तो मैं सर से 5-6 महीने तक जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट लगता था तो मैं इनको फ़ोन कर दिया करता कि सर मुझे इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। इन्होंने बोला सर आपका रजिस्ट्रेशन करवा लो, आईडी बना लो। मैंने कहा सर नहीं बनाना मुझे, आप प्रोडक्ट दे दीजिए मुझे, जो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हो। इन्होंने कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट भी दिए तो मैंने वो भी यूज़ किए, वो भी अच्छे लगे। फिर एक बार ये मीटिंग में ले गए तो ऐसे ही लोग अब नए सीखे हुए रहते हैं, उनको भी ऐसा प्रकार का, तो जब भी देखे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो इस बार की पैदा हो, बस बार बार ताली बजवाए। कोई भी नया आया तो कोई मतलब डायरेक्टर भी नहीं था उसमें इन्होंने भी शुरुआत की थी, जैसी मीटिंग उन्होंने इन्वाइट करी, वहाँ से और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। उस मीटिंग को अटेंड उस मीटिंग को कि दिन में दोपहर में 12 बजे बोल रहे गुड मॉर्निंग, दे ताली। तो मैंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने यार फोकट में समय बर्बाद कर। एक बार क्या हुआ कि इत्तेफाक से विक्रम मालविया सर की मेरे घर के जस्ट बैक साइड में मीटिंग थी, तो मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था उस दिन। वापस घर आ गए कि सर मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ कि एक ये मीटिंग ये देख लो, इसके बाद में नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा कि चलो छुटकारा मिलेगा, इनको प्रॉमिस करते हो तो इनको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ। तो ये आए तो मैं मालविया सर की मीटिंग में गया तो थोड़ा मुझे व्यवस्थित प्लान अच्छा लगा। मैंने ये देखा कि खोने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट अपन को अच्छे लगे क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज़ कर चुका था। तो फिर मैंने कि ठीक है, तो फिर मैंने इनको बोला कि आईडी बना लो। तो इन्होंने बोला कि सर आप जॉब करते हो कि मिसेस का दे दी। मेरे को आप तो बना दीजिए, तो करना ही नहीं था, मेरे को यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कुछ देखेंगे भी। इन्होंने मेरे नाम से आईडी बना दी। तो मेरी आईडी बनी है जनवरी 2017 में। तो मैं प्रोडक्ट लेता था तो फिर मैंने क्या किया, अगर किसको करना है तो मैं उस समय गठिया ब्लॉक में एक ब्लॉक मॉनिटर का अधिकारी रहते हैं, बिहार से रहता है, उसमें मैं बीएससी था। मतलब मेरे अंडर में 8-10 सीएससी रहते, वो काम करते थे और हम 3 बीएससी और एक बिहार से मिलकर के पूरे ब्लॉक को मॉनिटरिंग करते हैं। 300 स्कूलों का हमें मॉनिटरिंग करना रहता है। हर महीने ऐसा टारगेट रहता था सरकार की तरफ से कि आपको 20 स्कूल तो मॉनिटरिंग करना ही है। तो मैंने उस समय ये मीटिंग की बोलते थे कि मीटिंग में आ जाओ, तो मैं नहीं आता था, मीटिंग से नेगेटिव था। तो मैंने क्या आपको प्रोडक्ट परचेस करना है ना, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि उसका कुछ लेवल भी होता है, तो उनको जो लेवल वो बता देना कितने पैसे की परचेसिंग करनी रहती है। तो 1-8 महीने जैसे कि उन्होंने बताया कि सर अब 8% तो हो ही गए, क्योंकि मैंने लिया था मेरे साथ में मेरे भैया हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर ही है, तो उनको दिला दिया। तो जैसे मैं 8% बन गया था और 1-आधे लिख तो और भी रिकमेंड कर दिया था, तो मुझे 1104 रुपये का चेक भी आ गया था उसमें। तो मैंने कहा यार पैसा तो आता ही है, तो इनको 1100 रुपये मोटिवेट हो गया। हाँ, 1104 रुपये आए मुझे जनवरी महीने में 2017 में। तो फिर मैंने देखा अगर पैसा तो आता है यहाँ से, नहीं बड़े बड़े चेक में। फिर मैंने यूट्यूब पर भी कुछ सर्च करके देखा तो कि पैसा तो आता है, तो मेरे को अपन बिजनेस करना तो अपने बॉस को कंट्रोल में करो। मैंने मेरे व्यक्ति, क्योंकि मेरे ऊपर बॉस थे ना, मैं उनके मेरे नीचे भी 8-10 बंदे थे, तो उनको सामने पूरा ब्लॉक को हम दोनों ही लोग मॉनिटर करते थे। तो 5-4 लोग तो वैसे ही काम धकाऊ चलाते थे। तो मैंने सर को प्लान बताया तो सर ने मुझे वो नेगेटिव कर दिया, अरे कि मैं ऐसी किसी कंपनी में नहीं पढ़ता हूँ ना, आप भी मत करो ना, अपन को जॉब के अलावा दूसरा कुछ काम हमको नहीं देखना, नहीं पूरे ब्लॉक को हैंडल करते नहीं है। तो मैंने प्लान पता नहीं देखा। फिर अगले महीने में मैं ब्रांच डायरेक्टर बन गया। कैसे बन गया? मैंने क्या करता था कि मैं जैसे स्कूल में मॉनिटरिंग करने के लिए जाता था तो मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। मैं जैसे 20 जगह मॉनिटरिंग करने के लिए गया था तो मैं उस समय चाहता था कि वो स्कूल से टीचर थोड़ा जल्दी निकल जाए। मैं उस समय में जाता तो वहाँ देखता तो वो खाली पाया जाता, तो मैं वहाँ उसका पंचनामा बना करके लाता था। तो एक बार पंचनामा बनता तो उसकी सैलरी एक दिन की भी कटती है तो लगभग 2-1 हज़ार रुपये कटती है। आजकल सैलरी भी 50-60 हज़ार रुपये तक आराम से मिल जाती है। तो मेरे को फ़ोन लगाता था कि या अपने मित्र को जिसको भी, ये सर आए थे सेंधव सर ने, मेरा चालान बन गया है कि पंचनामा बन गया है कि, और वो कट जाएगा तो बाद में जाकर के बड़ी दिक्कत देता है कि आगे जाकर के कहीं ज़्यादा हज़ारों में वो नुकसान होता है। तो इनका फ़ोन आता था कि सर ये अपने मित्र है, तो उनको एक बात है मेरी, मैं फाड़ दूँ उनका पंचनामा, मैं आगे पेश नहीं करूँगा, पर उनको मेरी ठिकाने में दुकान है, वहाँ से 3.5-3 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट खरीदना मतलब टॉप लेवल का करप्शन किया आपने वेस्टीज में। जी भैया। तो उसका भी गलत तरीके से करते हैं तो मुझे खतरनाक वो भी मिला कि चैलेंज भी आया उससे। तब उससे क्या है कि वो पंचनामा बना है, उनको पढ़वा तो जैसे जो भी अप्लाई नहीं कि जिसके शंकरलाल चौहान सर, वर्मा सर, जैसे ही लेवल आता था वो कहते थे कि लास्ट 27 तारीख तक
वो मेरे को बीच में फ़ोन लगा था, यहाँ मीटिंग है, मैसेज आपने देखा नहीं देखा? तो मैंने कहा सर हम बिजी इतने कि मैं नहीं देखूँ, आप तो बता देना लेवल क्या है। तो वही कहते थे, तो मैं 27-28 तारीख को उनको 5-10 को जिनको 10-20 का पंचनामा बना उनको बोलता था कि आ जाओ। तो मेरे लिए उस दिन डिपो पर अलग ही टेबल छुट्टी हुई रहती थी, वो सब आते थे, मैं उनको सामान लिख देता था, उनका रजिस्ट्रेशन कर देता और मेरा लेवल वो अपग्रेड हो जाता था। मेरे को बहुत अच्छा चल रहा। तो मैं दूसरे महीने में सिल्वर और चेक 27,000 का। मीटिंग हुई, वो मालवीय सर ने और मोटिवेट कर दिया। तो मैं अपन तो क्या अगर कोई थोड़ा बहुत लचीले आ जाए तो फिर वो चौधरी बन जाते हैं, तन करके चलते हैं। भैया बोलते हैं नहीं कि मार्केट रास्ता सकड़ा नफन छोड़े, ऐसे चलते हैं। और मालवीय सर ने बोला है कि अभी तक मध्य प्रदेश में सिल्वर डायरेक्टर पर 27,000 का चेक अभी तक किसी का नहीं आया है। इसे मंच पे गए तो उन्होंने से बोल दिया, अपन और भी ज़्यादा ही वो खुश हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका इफेक्ट ये हुआ कि हम जो 4 BSc हुआ करते तो उसमें से एक दिव्यांग महिला थी, तो हम उसको ज़्यादा काम का बोझ नहीं देते थे, मिलते थे। पर कभी कभी वो ज़्यादा काम आता तो उनको कुछ बताते तो उसकी ऐसी आदत पड़ गई, उसकी मर्जी से करती थी वो। तो एक बार हमने उसको डांट दिया कि आपको जो बताया वो काम करो, क्योंकि हम वहाँ जाते थे आगे जिले स्तर पर तो हमें वहाँ डांट पड़ती थी अगर हम कोई काम करके नहीं ले जाओ। वैसे काम पेरेंट्स कंप्लीट रहता था। तो उसको किसी ने सिखाया, वही कि जो लोगों को भी हमने बताया था ना कि पंचनामा बनाते थे, उन्होंने 2-4 लोगों ने उन्होंने सिखाया। तो वो गई थे थाने में आवेदन दे करके आ गई और हॉस्पिटल में जा कर के भर्ती हो गई वो, और बॉटल चढ़वा ली और पेपर में दिया, उस जन सुनवाई में गई, न्यूज़ में दिया, सब में कि ये मेरे कहीं वीडियो भी मंगवाया उन्होंने जहाँ से कहीं मैं जाता था न, वो मैं स्कूल टाइम के बाद में काम करता था, पर वो भी उन्होंने दिखाया। तो वो कंप्लेन की वहाँ से सब प्रकार की, मतलब सब पेपर में न्यूज में सब में दिया उन्होंने। फिर 1-2 महीने तक हम शिथिल हुए कि इस मैडम को यहाँ से हटाएंगे, इसके बाद में बिजनेस को करेंगे। तो उसकी बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में नहीं जाए, थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, समय कम है हमारे पास। हाँ, तो हमने उसको 2 महीने के अंदर वहाँ से हटाया। उसको ऐसा मजबूर किया, उसकी सैलरी रोक दी। तो सैलरी रुक जाए तो बंदा ऑटोमेटिक जो है वो करता है। फिर उसने सब बताया कि सर मैं इनके बहकाव आ गई थी, इनके कहने से मैंने झूठ बोल दिया। जबकि उसको हमने किसी को प्रेशर से यूँ प्रोडक्ट नहीं देते कि वो उसने झूठ बोला था, उसको दिए ही नहीं थे, फिर भी कि मुझे जानबूझ करके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मजबूर करते हैं, मैं दिव्यांग हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर बनाते ने, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, वो अस्पताल में एडमिट हो गई ने सब। जो तो थोड़ा हम भी हो गए थे कि वो थे ना कि नौकरी सब कुछ है, तो हम थोड़ा वो हो गए। उसके बाद वेस्टीज बिजनेस ने पेस कब पकड़ा और आप सिस्टम में कब आए थे? मैं सिस्टम में आया उसके दौरान ही, जैसे जनवरी में और फरवरी में मैं FRU था अपना, तो मैं ताल कटोरा स्टेडियम में मुझे लाया गया था। उस दौरान मुझे टिकट सब पहले बुक हो गया था त्यागराज स्टेडियम उस समय 17 में 17 हाँ, ताल कटोरा स्टेडियम में था। तो उसके पहले मैंने टिकट सब बुक करा लिया था। लास्ट में मैंने मना कर दिया, पर पता नहीं फिर क्या मन हुआ और मैं चला गया वहाँ पर। तो जब मैंने वहाँ जा करके देखा तो हम 10, 11, 12, 15 लोग आए थे उज्जैन से हम। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड, मैं भी बहुत अच्छा लगा उसमें। क्या यहाँ ये इंडस्ट्री है कि यहाँ से अपन को सब कुछ मिल सकता है बिना खोए हुए। वो चीज़ मुझे वहाँ देखने को सुनने को सब मिली। तो हम सब लोग थे, तो हम 8-10 लोग थे, तो हम एक जगह बैठे थे। तो जो लोग थे तो कह रहे थे कि अधिकांश लोग आ रहे थे क्या इन्होंने पूर्व गौरव वाली कंपनी में काम किया, तो बोले इनको अनुभव था ना सर, इसलिए हो गए। मैंने उसको पॉजिटिव ये सोचा कि इन्होंने अपनी फेस वैल्यू खराब कर ली थी, इसके बावजूद भी सफल हो गए, तो साला अपन तो फ्रेशर है, करके दिखाएंगे। ये सोच है। दूसरा उन्होंने लोग आते हैं यहाँ पर भी निर्णय नहीं लेते भैया। जब तक निर्णय नहीं लेंगे, आप कुछ भी चीज़ देख लो, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं होने वाला। वो सब आपके पास में आए, भैया के पास में भी आए फोटो सेल्फी लेने के लिए। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप जाइए ना सेल्फी लेने के लिए, मैं इनको अगले साल में कुछ बनकर के आऊँगा तब सेल्फी लूँगा, अभी नहीं जाऊँगा मैंने वहाँ से कमिटमेंट लिया। वो अगले FRU में आया तो बीच में वो जो कंप्लेन हो गई थी उसकी वजह से शिथिलता आई। तो धीरे धीरे जाके के डायमंड तो हो ही गया था मैं अगले FRU में। उस अगले FRU में डायमंड हो, फिर वहाँ से सिस्टम में आ गए थे। तो तब मेरे को समझ में आया वहाँ मीटिंग के दौरान कि ताकत इंसान में नहीं होती, सिस्टम में होती। अगर जयराम चंद्र तेरे अंदर ताकत होती तो मेरे दम पर मैंने नौकरी कर ला, पार्ट टाइम में भी मैंने बहुत सारे काम किए। मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस का काम याद है। तो जो लोग साल भर में नहीं कमाते थे, वो गर्मी की सीजन में पत्रिका प्रिंट होती तो मैं 3 महीने कमाता था, पर 2 घंटे सोता था मैं।
बाइक चलाते चलाते मेरे को कभी बाइक पे नींद आ जाती कि एक दो बार गाड़ी रोड से नीचे उतर गई थी, क्योंकि मैं दिन में स्कूल में रहता, शाम को आता तो पत्रिका को प्रिंट करता मिलता, फिर कभी पत्रिका का स्टॉकेज खत्म हो जाता तो मैं 60-70 किलोमीटर दूर बाइक से रात को पत्रिका लेने जाता था, वहाँ से ले करके रात की 12-1 बजे निकलता था वापस, और किसी का ऑर्डर था कि पत्रिका देनी सुबह, तो उस काम को भी। दूसरा ऑटो पार्ट्स की दुकान, सब बहुत सारे पार्ट टाइम बहुत सारे बिजनेस में हाथ मारे थे मार्केट में, तो उनको अपने अंदर जो दम होता तो अपन को सफलता मिल जाती, ताकत होती है सिस्टम में, तो अपन को विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है, अपनी ग्रोइंग अपलाइन को, तो समय समय किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग को मिस नहीं करता हूँ, सिस्टम को फॉलो करता हूँ, सबसे ज़्यादा टूल्स को फॉलो करता हूँ, ये मेरी चीज़ में मैं डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे जितेंद्र जी दाइमा है तो सबसे ज़्यादा टूल्स के ऊपर ही काम करते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे पास सब कुछ रेडी रेट है, अगर हम अपनी मैं कहता हूँ कि मेरे में दम होता तो बन जाते हैं जिस सिस्टम में। दूसरी बात, एक किताब पढ़ने की भी थोड़ी आदत है, तो किताब पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो वहाँ से मुझे पढ़ने को मिला था कि एक समझदार इंसान होता है वो सिर्फ अपने आप को बदलना चाहता है, और एक भटका हुआ इंसान होता है वो दुनिया बदलने की बात करता है, दुनिया बदलना चाहता है। तो उनको दुनिया करे या ना करे, दुनिया सिस्टम को अपनाए या ना अपनाए, अपन को सिस्टम में प्लग होना है। तो जिस दिन से वहाँ आए, मैं बताया कि पहले 125 पीवी का कोर्स चलता था, वहाँ जाने के बाद में 2 तारीख को जेब में पैसा है या नहीं है मैं कोर होता था हमारा, और मेरे जो सर जो बॉस थे आज वो डायमंड डायरेक्टर है, हमारा कंपटीशन चलता है वहाँ पर कि पहले बिलिंग किसकी हो यहाँ पर इस डिपो पर, और ग्रुप में प्लेस कैसे हो। आपके बॉस आपके डायमंड हैं? डायमंड है, अभी उन्होंने पूरा मेरे को सबमिट कर रखा है, अब वो मेरे को गुरु मानते हैं, मैं बोलता हूँ कि नहीं सर तो अलग चीज है, डायमंड अभी यहाँ पर है। तो वो बॉस को जब कंट्रोल में करना था, आप कंट्रोल में आ गए? हाँ, कंट्रोल में आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो डाउनलाइन है, उन्होंने सबमिट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। जॉब में वो आपके बॉस है? हाँ, जॉब में बॉस था, अभी तो उस छोड़ दिया सर वो। अच्छा। पहले वो था कि बड़ी सा बड़ा कोई काम हो तो काम करने का जुनून था, फिर वो छोड़ दिया बहुत। अभी हम दोनों स्कूल ले लिए अलग अलग, अब 10 से 4 बजे तक टीचर रहता हूँ, और 4 बजे के बाद में बिजनेसमैन। मेरे बॉस को भी पता है, उसके बाद में सबको काम बता देगा, पर मुझे नहीं बताएगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डीओ हो, कोई भी हो। क्या बात है, अगर आपने ठान ली तो सारी चीजें वैसे ही अलाइन हो जाती हैं। उनको सबको पता है, क्योंकि वो चीज़ जब हमारी कंप्लेन की थी तो सब तक गई उनको, तो हमारे ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि हम पहले जो हमारा जॉब का काम था ना, वो कोई पूरे जिले में नहीं करता था, उसके पहले हम कंप्लीट करके देते थे, तो उनको ये पता था कि अपना काम ईमानदारी से करते, अतिरिक्त तो कुछ काम करे तो कोई दिक्कत नहीं। और उस समय बीच में हमें स्थिरता इसलिए थी कि आईडी मेरे नाम से थी, फिर बाद में बिजनेस पूरा मिसेस के नाम से ट्रांसफर कर दिया। जयराम जी, क्या आपका हाईएस्ट चेक, एवरेज चेक क्या रहा? एवरेज चेक भैया मेरा हाईएस्ट लगभग 2 लाख रुपए का रहता है। मैं पासबुक लेकर के साथ में चलता हूँ, जब कोई मीटिंग में जाता हूँ तो कोई कहते हैं ना कि ऐसे तो मोबाइल में तो कोई भी दिखा देता है, तो मैं पासबुक दिखाता हूँ। और अगर मेरे पूरी फैमिली की बात करूँ तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए को टच करता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में मेरे परिवार की 3 आइडिया डाल दी थी। हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो दोनों भाई की भी, बड़े भैया की भी, छोटे भाई की भी, और मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी की उम्र 85 साल है, और उनकी डाउनलाइन है जितेंद्र जी दाइमा। 2 भैया के नीचे हैं, तो एक मेरे बॉस है जो एक के नीचे डायमंड है, और 2 लेग में अलग अलग क्राउन है। तो 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। और लगभग बिजनेस को मेरी मम्मी की लेकर और मेरी लेकर, मतलब भैया को भी अभी धीरे धीरे पूरे सिस्टम में आ गए हूँ। बिजनेस को अकेला ही मैं हैंडल करता हूँ, लगभग सस्टेनेबल है, तो पासबुक लेकर साथ में चलता हूँ। और बहुत सारे भी अचीवमेंट है। पासबुक मतलब प्रूफ साथ में लेके? हाँ, प्रूफ साथ में लेकर के चलता हूँ, किसी को अविश्वास ना हो जाए। बिल्कुल, हम कहते हैं कि आप तो सिस्टम के साथ प्लग हुई है, अगर हम जैसा कैसा कहें तो आप साल भर के अंदर 6 फिगर इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है। एक साधारण सी जॉब, मुझे लगता है सैलरी शायद 25 से 30 हज़ार रुपए। जब आपने बिजनेस शुरू किया तब कितनी थी लगभग? उस समय भैया 40 हज़ार रुपये। 40 हज़ार रुपये थी, तब से लेकर आज 2.5 लाख रुपए पूरी फैमिली इनकम। जी जी भैया। अब आप क्या देख रहे हैं, DUCD कब तक हो रहा है? भैया अगले 90 डेज, और कमिटमेंट में अभी DUCD तो भैया अभी भी हो जाए। मेरी 16 लेख ऑलरेडी डायरेक्टर है ना, उसको सिर्फ मेंटेन करने में, वो उसमें किसी में कोई में कभी घट जाती, किसी में 1000-1200 पीवी जो भी, तो मैं उसमें पीवी नहीं डालता हूँ अपनी तरफ से। अगर वो बन के होना चाहे तो अभी हो जाए, पर जो विनिंग टीम की गाइडलाइन है कि 5 लाख प्लस का चेक, तो कमिटमेंट कर रखा है स्टाम्प पे लिख करके, और पूरा स्टैम्प पेपर पे लिख के कमिटमेंट। बिल्कुल लदानी सर को पता है। अभी वो ये चीज़ें लदानी सर अभी आशीष भैया की शादी में आए थे, तो उनकी मीटिंग हमने एक अटेंड की थी, ग्रुप मीटिंग की थी हमारे लिए उन्होंने, तो वहाँ से कुछ बड़ा निर्णय लिया है ठोस। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। गाड़ी वगैरह भी ली है आपने? भैया उसके पहले में
लगभग 17 साल हो गए थे जॉब करते हुए, 2 व्हीलर चलता था। 17 साल से सिर्फ 2 व्हीलर था। हाँ, जब इस सिस्टम में आए तो साल भर के बाद में मैं टॉप मॉडल बलिनो चलाता हूँ और मेरी टीम में 16-17 कार चलती है। टीम में 16-17 गाड़ियां आ चुकी हैं। हाँ, जोरदार तालियां एक बार जयराम सेंटर जी। थैंक यू सो मच। Thank you. कमल परमार को माइक दे दीजिए प्लीज।